प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है जिसका एलामिया हमारे सामने आया है। पैगाम बड़ा वाज़ेह है और ज़बान बड़ी सख्त है। इस एलामिया में कहा गया है कि अब वक्त आ गया है कि उनके मंसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। और इस एलामिया में यह भी कहा गया है कि शहदा की यादगारों, जिना हाउस की बेहुरमती करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो कि आईने पाकिस्तान के तहत हैं को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाकर कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। फिर यह भी कहा गया है कि बिगाड़ पैदा करने की और फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। इसी एलामिया में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया है इसमें यह भी कहा गया है कि कसरत से जमा किए गए नाकाबिल तरदीद शवाहिद को न झुटलाया जा सकता है न ही इसको बिगाड़ा जा सकता है। प्रोग्राम में सबसे पहले इसी पर बात करते हैं, फिर आगे जाके हम इकोनॉमी की बात करेंगे। जनरल एजाज अमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब। जनरल साहब, ये एलामिया आपने देखा, क्या पैगाम है, किसके लिए है, क्या होने जा रहा है? देखिए जी, पैगाम बड़ा वाज़ेह है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है कि जो भी 9 और 10 मई के परपेट्रेटर्स हैं जिन्होंने जिना हाउस पे, कमांडर 4 कोर के हाउस पे या उस पे हमला किया या मुख्तलिफ तनसीबात पर हमला किया, शहदा के मान्यूमेंट्स की बेहुरमती की, उनके खिलाफ एक डिटर्मिनेशन का इज़हार किया गया है कि उनके खिलाफ कानून अपनी रसाई उन तक होगी और उनको कानून का सामना करना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक बहुत ही हीनस क्राइम था, ये एक बहुत ही मजमूम हरकत थी जो की गई। तो इसका सद्देबाब करना आइंदा के लिए और जिन लोगों ने किया है उनको सजा देना बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में इसी बात का इयादा किया गया है। और ये जो स्टेटमेंट आई है इससे तो यही जाहिर है कि कानून की गिरफ्त में उनको लाया जाएगा और उनको करार वाकई सजा दी जाएगी। ठीक है जनरल साहब, इसमें चूंकि ये कहा गया है कि मंसूबा साजों और मास्टर माइंड के खिलाफ कानून की गिरफ्त को मजबूत किया जाएगा, किया जाए। इनफैक्ट ये इसमें जो एग्जैक्टली ये वर्ड इस्तेमाल हुए हैं। मेरा सवाल ये आपसे कि इसका मतलब ये हुआ कि जो आज कॉन्फ्रेंस के शुरका थे उनमें इस बात पर इत्तफाक राय पाया जाता है और हमारे इदारे इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि ये एक हादसा ऐसा नहीं था कि जो बस कारकुनों की तरफ से इश्ताल में आकर किया गया हो, बल्कि ये एक सोचा समझा मंसूबा था। यानी ये बात तय हो गई है शवाहिद की रोशनी में। देखिए, मेरे उन शवाहिद का मुझे इल्म नहीं है, ना मैंने उनका जायजा लिया है। लेकिन जब एक अदारा कह रहा है कि हमारे पास अनडिनाएबल शवाहिद या एविडेंस मौजूद है, तो मैं उनको डिनाई करने की पोजीशन में नहीं हूं, या कोई भी नहीं है जब तक उनको अदालत के सामने पेश नहीं किया जाता। लेकिन ये एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इसका इंतहाई शफाफ प्रोब होना बहुत ज़रूरी है कि जो राइट कंट्रोल था, जो पॉलिटिकल जो वायलेंस हो रही थी या जो पॉलिटिकल एजिटेटर्स थे, जिन लोगों ने ये काम किया, जिन्होंने उनको इश्ताल दिलाया और जिस तरीके से ये सारा वाक़या 5 से 6 घंटों के दरमियान हुआ, उस वक़्त तक जो जिम्मेदार अदारे थे जिन्होंने इस पॉलिटिकल एजिटेशन को रोकना था, वो क्यों नाकाम हुए, वो कहाँ पर थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाई। और इसी की अगर बैकग्राउंड में जाएं तो एक दफ़ा पहले जब लाहौर से पीटीआई के चार्ज क्राउड ने इस्लामाबाद आने की कोशिश की थी, तो पंजाब पुलिस इतनी एक्टिव थी और इंटीरियर मिनिस्ट्री इतनी एक्टिव थी कि वहां इतना लाठी चार्ज और इतनी आंसू गैस इस्तेमाल की गई कि लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल था। लेकिन इस दिन आपको पंजाब की मौजूदा हुकूमत और पुलिस बिल्कुल एक्टिव नजर नहीं आई। तो इसलिए मेरे ख्याल में जब वो शवाहिद की बात कर रहे हैं तो वो इस तमाम तर शवाहिद को सामने रखकर यकीनन इस एविडेंस की बात कर रहे होंगे कि कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस थे, कहाँ पे नाकामी हुई, किन लोगों ने ज़हन साजी की, किन लोगों ने इस साजिश में शिरकत की, और ये वाक़या जो हुआ जिना हाउस तक पहुँचने का, इस वक्त तक कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस पाए गए या कौन लोग जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। मेरे ख्याल में ये एक शफाफ प्रोब और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद एक शफाफ तरीके से जब ट्रायल होगा
तो पूरी कौम इंसाफ होता हुआ देख लेगी और इंसाफ जरूर हर हाल में होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा जनरल साहब, अब चूंकि ये सारे वाकयात तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ जुड़े हुए हैं, या ये जो भी वाकया 9 मई को पेश आया था उसमें भी ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो एक तरह से उनका नाम भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके ख्याल में अब तहरीक इंसाफ पर मज़ीद सख्त वक्त आने वाले दिनों में आप देखते हैं और उनके जो सरबराह हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में आ सकती है इस सारे मामले में? देखिए, उनके तमाम सरबराहान की गिरफ्तारी तो पहले ही अमल में आ रही है और बहुत सारे लोग हैं जो जेलों में जा चुके हैं, क्योंकि उस दिन क्राउड पीटीआई का क्राउड था जो इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद निकले थे सड़कों पर और एजिटेशन करने के लिए निकले थे और इस नहज तक या इस हद तक वो चले गए। तो इसका सारे का सारा नजला तो पीटीआई पर ही गिरेगा और पीटीआई की तरफ ही तमाम पॉइंटर्स जो हैं वो जाते हैं। लेकिन देखना ये भी है कि उस वक्त लॉ एनफोर्समेंट, देखिए रॉयट कंट्रोल पुलिस की जिम्मेदारी है, आर्मी की जिम्मेदारी नहीं होती। आर्मी रॉयट कंट्रोल नहीं करती, आर्मी शूट टू किल करती है, स्ट्रेट फायर करती है, जो कि उन्होंने आवाम का ये जो चार्ज क्राउड था उस पर आर्मी ने फायर नहीं किया। और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा किया कि मुल्क के अंदर आम लोगों पर पुलिस ने, आर्मी ने फायर नहीं किया। लेकिन वो लोग जिन्होंने इसको कंट्रोल करना था, जिन लोगों ने इस चार्ज को वहां तक जाने के लिए रास्ते में रोकना था, कंटोनमेंट की हदूद में दाखिल होने तक, वो जिम्मेदार लोग कहां थे? वो जिम्मेदारी किस पर आती है? पंजाब गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी थी? इंटीरियर मिनिस्ट्री की क्या जिम्मेदारी थी? पंजाब पुलिस की क्या जिम्मेदारी थी? और उन्होंने लिबर्टी चौक से कैंटोनमेंट के अंदर दाखिले तक अपने फराइज किस तरीके से अंजाम दिए, किस तरीके से, क्या वो लाइल्म थे? क्या वो मॉनिटर नहीं कर रहे थे कि कितना क्राउड जमा हो चुका है और वो किस तरह के नारे लगा रहा है और किस तरफ जाना चाह रहे हैं? तो मेरे ख्याल में इसमें नेग्लेक्ट की एक बहुत बड़ी दास्तान सामने आएगी, या बहुत बड़ा इसके पीछे एक हाथ नजर आएगा कि कौन लोग थे जो ये करने की इजाजत दे रहे थे, ये क्यों वाकया पेश आया, जिस पार्टी ने किया वो तो भुगतेगी और भुगत भी रही है। तो ये देखना ये है कि हमने, अब मुझे एज अ सोल्जर इस बात जैसा आपने पिछले साल मई का जिक्र किया 25 हो जी जैसा पिछले साल 25 मई को जो हुआ, आपने जिक्र किया कि जब चार्ज क्राउड आ रहा था तो पुलिस ने उनको ऐसे रोका था कि कहीं सांस तक लेने नहीं दिया था और आंसू गैस की शेलिंग इतनी शदीद थी। लेकिन उस वाक़े में और इसमें फ़र्क ये हो सकता है कि ये चूंकि प्लान्ड नहीं था और ये किसी को, ये अनाउंस्ड नहीं था, ये किसी को पता नहीं था, पुलिस की हो सकता है तैयारी ना हो इस, और ये चूंकि अचानक के क्राउड और एक मॉब जो है वो लिबर्टी चौक से एक खास डायरेक्शन में चल पड़ा, तो ये एक्सक्यूज पुलिस के पास हो सकता है कि हमें जाहिर है किसी का प्लान पता नहीं था कि ये हो सकता है। अगर इंटीरियर मिनिस्ट्री और पंजाब की पुलिस ये समझती है कि उनको इमरान खान की गिरफ्तारी पर रिएक्शन का अंदाजा नहीं था, या इमरान खान की पॉपुलैरिटी का अंदाजा नहीं था, या जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया और ले जाया गया उस पर कोई रिएक्शन वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो इसका जवाब मेरे ख्याल में वही दे सकेंगे कि क्यों वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जिनका सुबह शाम काम ही ऐसे क्राइसिस से निपटना है। और फिर जब ये हो गया तो क्या जो अभी जिस तरीके से मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, मैं चूंकि डायरेक्ट एनी शाहिद नहीं हूं किसी बात का भी, ना मेरे पास इस वक्त कोई ऐसी एविडेंस है जिसको मैं टाइमिंग से हाईलाइट कर सकूं, लेकिन लिबर्टी चौक से जिना हाउस तक पहुंचने जितने इस क्राउड को वक्त लगा, 3, 4 या 6 घंटे, या उस 6 घंटों में क्या पंजाब पुलिस रिएक्ट करने में नाकाम थी? क्या उनकी सलाहियत ही नहीं थी, या क्या वो जो सामने खड़ी हुई पुलिस की गाड़ियां जलूस मॉब के आगे आगे विड्रॉल करते हुए मुख्तलिफ वीडियोज में नजर आ रही हैं, अगर वो वीडियोज दुरुस्त हैं तो क्या उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये क्राउड किस तरफ जा रहा है? तो मेरे ख्याल में इसका शफाफ प्रोब ही तमाम तर जिम्मेदारान को, ठीक है, आप समझते हैं कि तहकीकात का दायरा कार वसी भी हो सकता है और फिर जो शवाहिद पहले से मौजूद हैं पाकिस्तान के इदारों के पास, फौज के पास,
जो शवाहिद मौजूद हैं उनकी रोशनी में तो जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही है, उनको सज़ा मिलनी ही है। बहुत शुक्रिया जल साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इक्तिसादी सर्वे जो कि कल पेश होना है उसके कुछ निकात हमारे सामने आ गए हैं। फिर वर्ल्ड बैंक ने भी एक रिपोर्ट जारी की है, उसके भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान में आने वाला बजट किस तरह का होगा, और कल का जो सर्वे है जिसके कुछ आदाद शुमार से हमें पता चलता है कि अहम तरीन जो अहदाफ थे मुख्तलिफ शोबाजात के वो हासिल नहीं किए जा सके। इसका क्या असर आने वाले माली साल पर और आवाम पर पड़ेगा, इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। इक्तिसादी सर्वे 2022-23 का जो कल पेश किया जाना है, सोर्सेज से कुछ उसके पॉइंट्स हमारे सामने आए हैं, जिसके मुताबिक जो हमारा जीडीपी ग्रोथ का टारगेट पिछली मरतबा रखा गया था वो 5.01% था, जो कि हासिल किया गया है 0.29%, लेस देन अ हाफ, यानी 0.29% उसको जो है वो किया गया है। फिर जो ज़राई शोबे की शरह नमू है वो 1.5% हासिल हुई है, जबकि उसका हदफ 3.9 रखा गया था। इसी तरह बारिशें हुई, सैलाब ज़्यादा आया और उसकी वजह से जो फसलों के शरह नमू है वो भी 2.49% है। और इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, तो इंडस्ट्री की जो शरह नमू का हदफ जो रखा गया था, इंडस्ट्री की ग्रोथ का हदफ वो 5.9 यानी ऑलमोस्ट 6 रखा गया था, और ये आया है -2.94%। तो ये इन आदाद शुमार की रोशनी में आइंदा के अहदाफ क्या हो सकते हैं और ये अहदाफ हम मजमूई तौर पर क्यों हासिल नहीं कर पाए, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर अली हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशरत हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कामरान नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान नासिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। कामरान साहब, आप सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो हम इंडस्ट्री में देख रहे हैं मनफी ग्रोथ है -2.94, और इसी तरह से ओवरऑल जीडीपी 0.29%, किस तरह से आप देखते हैं हमारे आदाब जो हम हासिल नहीं कर सके, इसकी बुनियादी वजह क्या रही है? बहुत शुक्रिया सदुल्ला साहब। और बुनियादी वजह तो देखें, पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर अभी से नहीं है। ये कहानी पिछले साल के अवाइल से, बल्कि 2021 के एंड से इसके जो साइंस थे वो आना शुरू हो गए थे। सॉरी जी जी। और वहां पे ग्रेजुअली इसको संभालने की बजाय मेरे ख्याल में पाकिस्तान का पूरा मुल्क एक हैजान की कैफियत में रहा है। आपको पता है कि पॉलिटिकल टर्मोइल इतना खतरनाक होता चला गया और अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि इसका एंड कहाँ जाके होगा, अख्ताम किधर होगा। उससे दो चार बुनियादी चीजें जिसको आप कहें कि बिल्कुल डायरेक्शन लेस हो गई। देखें, आईएमएफ के साथ अगर आप एक प्रोग्राम में थे, उस प्रोग्राम के कुछ तकाजे थे, और अगर वो तकाजे पूरे नहीं किए जाएंगे तो पाकिस्तान अपनी फॉरेन ऑब्लिगेशंस के ऊपर सफर करता है। और सिर्फ सफर ही नहीं करता, बल्कि आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट मैनेज करने के लिए आपने जिस मसनूई तरीके से चीजों को रोका, जाहिर आपके पास कोई ऑप्शन उस वक्त मौजूद नहीं थी, तो आपने जिस तरीके की इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन और सारा कुछ लगाया। याद रखें, पाकिस्तान एक इंपोर्ट लेड इकोनॉमी है। आपकी इंडस्ट्रीज जो हैं वो ज्यादातर उनका इन्हिसार इंपोर्ट के ऊपर है। जब इंपोर्ट में आप एलसीज को रोक देंगे तो उसका जो रिजल्ट निकला वो ये निकला कि आपकी जो इंडस्ट्री थी उसका पहिया जाम होना शुरू हो गया, और ग्रेजुअली कुछ इंडस्ट्री शटडाउन के ऊपर और कुछ अपनी बेर मिनिमम प्रोडक्शन लेवल्स के ऊपर है। साथ ही आपने देखा कि इन्फ्लेशन ने स्पाइक करना शुरू किया, क्योंकि जाहिर है हर चीज कंट्रोल से बाहर थी। आप आधे मेजर्स को अडॉप्ट कर रहे थे, आधे को आपने अडॉप्ट नहीं किया। जहां आपने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया, वहीं पे आपको जो डॉलर था उसको भी छोड़ना पड़ा। पहले मसनूई तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की, टाइमली एक्शन नहीं लिए गए, और उसके बाद जब आपने आईएमएफ की एक और ख्वाहिश को पूरा किया कि जी इसको मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दें, सो रिजल्टेंटली महंगाई जो है वो आप डबल जेपटी में चले गए। क्योंकि ज्यादातर इंपोर्ट है, इन्फ्लेशन भी ऊपर थी, कमोडिटी की प्राइसेस भी उस वक्त ऊपर जा रही थी, ग्लोबल आपका सुपर कमोडिटी साइकिल चल रहा था, और पाकिस्तान में उसके साथ साथ एक जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, जिसमें मईशत के ऊपर मैं समझता हूं कि बहुत ही सौतेला सलूक किया गया है। मईशत पे मुझे कहीं पे भी ना किसी की सीरियसनेस नजर आई है, ना मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम मुआशी तौर पे इस मुल्क को इन चैलेंजेस से निकालने में वाकई सीरियस हैं। ऐसी कोई सीरियसनेस आज भी मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि अब आपको पता है कि आपका बजट आने वाला है, और जब आपका बजट आएगा तो बजट में सबसे पहले जिस चीज को आपने नोट करना है वो ये करना है कि ये बजट अगर आया है तो क्या हम सीरियस हैं कि हम आगे आईएमएफ प्रोग्राम में जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास इन द शॉर्ट टर्म
कोई सोल्यूशन नहीं है। आपके बायलैटरल रिलेशनशिप्स इस वक्त इतने मजबूत, कम से कम मैं उसको बाहर से बैठ के नहीं देखता कि वो इतने स्ट्रांग हो कि कोई सही। आपको आके रेस्क्यू देगा, या आपकी पोजीशन ऐसी हो कि बाहर की मार्केट्स में से जाके आप पैसा उठा सकें। आप जिधर रिलाय कर रहे हैं वहां पे मेजर आपका आईएमएफ होना जरूरी है, और बजट आपको खुल के सामने बता देगा कि आपका बजट क्या आपको इंडिया दे रहा है, कि कल को पाकिस्तान एक ऐसा बजट देगा कि आईएमएफ के पास दोबारा जाके बात कर सके, या अगर कहीं एक्सपेंशनरी बजट दे दिया तो उसके बाद एक मजीद क़यामत की सूरत हाल हम देखेंगे। सही है। और सर्टेनली यहाँ सो- पे बेल्ट टाइटनिंग की जरूरत है, आपको जी टैक्स बिल्कुल सही है। रेवेन्यूज बेल्ट बढ़ाने टाइटनिंग और से अपने पहले सर, ये लागत जो पे आपने आईएमएफ की बात की है, मैं चाहूंगा कि इस पर डॉक्टर अली हसनैन भी अपनी राय का इजहार कर दें। डॉक्टर साहब, अगर ये बजट इस तरह का आता है जो आईएमएफ के लिए काबिल कबूल नहीं है, तो फिर आईएमएफ के प्रोग्राम में दोबारा जाने के लिए हमें फिर कोई मिनी बजट लाना पड़ेगा, और उसको अपने बजट को आईएमएफ की शराइत से हम आहंग बनाने के लिए फिर हमें कुछ और चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये बजट जो है वो इलेक्शन बजट के तौर पर हमारे सामने आएगा। जी, ये बहुत एक अफसोस की बात है कि एक ऑपोजिशन के ख़त्म हो जाने के बाद भी गवर्नमेंट जो है वो एक इलेक्शन बजट की तरफ जा रही है। और मैंने बार बार मैं एक बात दोहरा रहा हूँ आजकल कि ये भी मैटर नहीं करता कि आप इलेक्शन जीतते हारते हैं, ये मैटर करता है कि इकॉनमी किधर पहुंच गई है और आप उसके लिए कोई सीरियस एक्शंस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अगर आप हम ये नहीं कह सकते अभी जब तक बजट सामने नहीं आता कि बजट की किस डायरेक्शन में जाएगा और किस टाइप का बजट होगा, लेकिन अगर आप बाकी हमारी सारी एक्शंस देखें तो हमें कोई 4 या 5 ऐसे मेजर एरियाज हैं जहां हमें एफर्ट करना है अपने आप को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने के लिए, और उनमें से हमने किसी एक के ऊपर भी एक्शन लेना शुरू नहीं किया। और सारी गुफ्तगू हमारी आईएमएफ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। अगर फर्ज करें 1 मिनट के लिए कि आईएमएफ ना हो, तब भी हम इकोनॉमिक क्राइसिस में हैं, इसलिए कि हमने अपने आप को, जिस तरह दूसरे गेस्ट ने कहा कि हमने अपने आप को एक इम्पोर्ट लेड इकोनॉमी बनाया हुआ है। इम्पोर्ट लेड इकोनॉमी चल नहीं सकती जब तक आप दूसरे और कर्जे नहीं लेते, और हमने अपने दोस्तों और बाकी दुनिया से इतने कर्जे ले लिए हैं कि जब उन्होंने उसका हाथ रोका है, मजीद कर्जे देने से अपना हाथ रोका है, तो जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं वो अब बढ़ती जा रही हैं और इस पॉइंट पे पहुंच रही हैं। और उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि उन्होंने कहा कि मईशत जो है वो उसके साथ सौतेलों वाला सलूक हो रहा है। और आज भी आप खबरें उठा के देखें तो कोई भी नेशनल लीडरशिप में ऐसा नहीं नजर आ रहा कि जिसका लग रहा हो कि रातें जो हैं वो उसमें नींद उनकी खराब हो रही हो इस बात पे कि अभी इस साल यानी लास्ट ईयर वर्ल्ड बैंक ने कहा कि इन्फ्लेशन इस साल शायद पाकिस्तान को 23% की फेस करनी पड़े, और हम एक्चुअली 37-38% इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। तो इतना एक्सट्रीम क्राइसिस जिसके अंदर कहीं से भी कोई लीडरशिप नजर नहीं आ रही। तो अब देखना है कि आगे किस तरह ये क्या लेके चलते हैं। लेकिन वही बात है कि अगर ये बाकी चीजें करना शुरू की होती हैं इन्होंने, मिसाल के तौर पे आपने डॉक्टर साहब ये कहा कि ये जब अपनी इकोनॉमी को, डॉक्टर साहब आपने कहा कि जब आप अपनी इकोनॉमी को इंपोर्ट लेड इकोनॉमी बनाएंगे तो इस तरह का हाल होगा, लेकिन हमने देखा कि अपने इंपोर्ट बिल को मैनेज करने के लिए ही एलसीज बंद कर दी गई और उसका इम्पैक्ट एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी आया। एक्सपोर्ट ठप होकर रह गई, इंडस्ट्री बंद हो गई, और डॉलर को हम फिर भी मैनेज ना कर सके, और डॉलर फिर भी 300 से ऊपर है और वो भी मिल नहीं रहा। तो हमारी ये वाली पॉलिसी कि हम अपने इंपोर्ट बिल को मैनेज करें, क्योंकि ये बहुत बढ़ा हुआ है, ये भी तो नाकाम हो गई। एलसीज बंद करना भी किसी काम नहीं आया। देखिए, अब मसला ये है कि हमने अपने आप को, ये एक दिन में तो नहीं हम यहाँ पहुंचे, हमने अपने आप को कई दिहाइयों से इस रुख में रखा हुआ था कि हमने डॉलर के पीछे, हमारी सारी गुफ्तगू डॉलर के ऊपर होती है, डॉलर के पीछे हमने अपनी इनकम को डॉलर के साथ साथ बढ़ाने के ऊपर एफर्ट नहीं किया। पाकिस्तान की इंपोर्ट्स जो हैं वो इकोनॉमी के यानी और इनकम के लिहाज से बहुत ज़्यादा नहीं है। जो हमारा परसेंटेज है 16-17% जीडीपी का इंपोर्ट में आता है, तो तकरीबन इतना ही बाकी कई ममालिक हैं जिनका इतना ही इंपोर्ट बिल है। मसला ये है कि हमने अपने आप को एक एक्सट्रीम लेवल पर एक्सपोर्ट से खुद महरूम किया है। और वो किस तरह किया है कि हमने जो अपनी सनतकारी की है उसके अंदर हमने इंडस्ट्रियलिस्ट को एक्सपोर्ट से उनको जो सब्सिडीज देते हैं, उनको जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बाकी कोई बेनिफिट्स देते हैं, उनको हमने सफिशिएंटली एक्सपोर्ट से कनेक्ट नहीं किया।
लिहाजा आप देखते हैं कि मिसाल के तौर पे यहाँ गाड़ियाँ बन रही हैं, जो कि गाड़ियाँ पूरी की पूरी गाड़ी आती है और यहाँ असेंबल होती है, जिसका एक्सपोर्ट को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। यहाँ कंस्ट्रक्शन के ऊपर डीएचए पे डीएचए बन रहा है और हाउसिंग सोसाइटी पे हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, और कंस्ट्रक्शन को आज तक हम एमनेस्टी दे रहे हैं, यहाँ तक कि हम एक्सपोर्ट डेवलप करने की भी हमारी इतनी तंग सोच है कि हम डॉलर क्रिएट करने के लिए हम रियल एस्टेट करने की कोशिश करें, जो कि एक ट्रेडिशनली एक बहुत डोमेस्टिक ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। सो हमने अपनी अभी जो हमारी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं और अभी जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट मार्केट डेवलप करके बैठे हुए हैं, वो ऐसी हैं जिस तरह आपने फरमाया कि उसके ऊपर आपने एक कंट्रोल वक्ती तौर पे करना है। वो वक्ती तौर पे कंट्रोल करना ऐसे है कि आप एक सख्ती से, जिस तरह कोई ब्लीड कर रहा हो और आपने उसका खून रोक के रखा हो, ये आप ताहयात इस तरह नहीं रहेंगे इस सिचुएशन में, आप उस चीज़ की सर्जरी करेंगे और उसको ठीक करेंगे। इसी तरह इकोनॉमी के लिए आपने जो ये कस के रखा हुआ है, ये मिफ्ता साहब ने किया है। तकरीबन इसको ये स्टार्ट हुए साल होने को आया, पूरा साल हम इसी सिचुएशन में रहे, उससे ज़्यादा हो गया। उस दौरान रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये थी कि हम इन चीज़ों को दुरुस्त करना शुरू करें, जो कि बुनियादी मसाइल हैं, जिसके अंदर मैंने लैक ऑफ एक्सपोर्ट की बात की। तो हम अपनी जो हमारे सेक्टर्स, मिसाल के तौर पे किसी ने आजकल बहुत शेयर हो रहा है, शायद आपने भी देखा हो, कि हमारी नमक जो माइन होती है वो दूसरे मुल्क में जाके पैकेज हो रही है, यानी हम अपनी नमक को सिर्फ डब्बे में डाल के एक्सपोर्ट नहीं करने के काबिल हुए। इसके ऊपर हुकूमत की सिंसियर एफर्ट की ज़रूरत होती है, और अनफॉर्चुनेटली हम साल नहीं बल्कि सितंबर 2021 से प्रैक्टिकली हुकूमत है ही कोई नहीं। बिल्कुल सही है। एक्सपोर्ट का तो इतना पोटेंशियल है बहुत सारे सेक्टर्स में, हमारे यहाँ हम आईटी में कोई काम नहीं कर रहे हैं, फिर इसके अलावा हमारा हलाल मीट के अंदर इतनी पोटेंशियल मौजूद है, उस पर कोई हमारी तवज्जो नहीं है। फिर 2-3 सेक्टर्स में हमने कोशिश की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब गवर्नमेंट चेंज होती है, पॉलिसी चेंज हो जाती हैं, तो सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती। मैं कामरान साहब आपकी तरफ आते हुए एक चंद पॉइंट्स रखना चाहता हूँ उस रिपोर्ट से, जो वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस की जो हमारी रिपोर्ट हमारे सामने आई है, वो ये है कि उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपके सामने रख देता हूं कि वर्ल्ड बैंक ने 6 जून 2023 को आलमी मईशत के मंजरनामे से मुतालिक रिपोर्ट जारी की है। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में कहा गया कि इमर्जिंग मार्केट और तरक्की पजीर मईशतों में माली तनाव का रिस्क शिद्दत इख्तियार कर रहा है, और आलमी ग्रोथ साल 2022 में 3.1% थी, जो साल 2023 में 2.1% तक कम होने का इम्कान है। पाकिस्तान के हवाले से भी इसमें कुछ चीज़ें कही गई हैं, खासतौर पर कि पाकिस्तान में अगले माली साल में जीडीपी 2% रहने का इम्कान है। पाकिस्तान ने अगले माली साल के लिए जीडीपी ग्रोथ का हदफ 3.5% रखा हुआ है। पाकिस्तान में अगस्त 2022 के सैलाब पॉलिसी, गैर यकीनियत और खाने, तवानाई और दीगर मसनूआत की इंपोर्ट्स की अदायगी के लिए महदूद गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर ने मुआशी सरगर्मी को दबा दिया है। फिर इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में मार्च 2023 तक सनती पैदावार में 25% तक कमी हुई है। पाकिस्तान में मई 2023 में महंगाई 38% तक जा पहुंची है, जो महंगाई को रिकॉर्ड करने के वक्त से बुलंद तरीन सतह पर है। पाकिस्तान में अगस्त 2022 के सैलाबों, बदतरीन समाजी तनाव, बुलंद महंगाई और पॉलिसी गैर यकीनियत के बायस माली साल 2022-23 में ग्रोथ 8.4% तक महदूद होने का तखमीना है। यही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में आइंदा 2 बरस में मुआशी बहाली कमजोर रहने का इम्कान है, और संगीन मुआशी मसाइल का सामना करने वाले ममालिक बिलखुसूस पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका में हाल ही में गुर्बत बढ़ रही है। अब कामरान नासिर साहब, 2 चीज़ों पर मुझे, एक तो ये जो हमने पिछले साल अपने इन्फ्लेशन का हदफ मुकर्रर किया था 11.5%, वो हुआ है 38%, और ये तमाम उन अंदाजों और खदशात से भी ज्यादा है जो आलमी इदारे लगा रहे थे कि पाकिस्तान में ये हो सकता है, उन सबसे बढ़ गया है ये। और फिर हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो सनती पैदावार है, वो 25% तक कम हुई है। मेरा सवाल ये है कि आइंदा माली साल में हम क्या करने की पोजीशन में हैं, इसमें कोई बेहतरी लाने की पोजीशन में है कामरान साहब? देखिए, बेहतरी लाने की पोजीशन तो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जितनी आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। बेहतरी लाने की गुंजाइश बहुत ज्यादा मौजूद है। आपको अगर मैं इसको एग्जांपल इस तरीके से दूं कि जिस चीज की बिल्कुल ही आपको ऐसा लगे कि यार इधर सख्त तबाही हुई है, तो वहां काम करने के लिए आप छोटे से छोटे काम भी करते हो तो आपको उसमें रूम मिलता है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं है कि जिनका हमको नहीं पता, हम सब जानते हैं पाकिस्तान के इश्यूज क्या हैं। आप थोड़ा सा भी कोई आदमी थोड़ा पढ़ा लिखा हो और वो जरा सा इकोनॉमी को फॉलो करता हो, तो जितनी बातें हम कर रहे हैं इनमें से आधी बातें वो भी कर देगा। सो देखें, हमारे यहाँ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन पॉलिसीज, ये एक इतना बड़ा डिजास्टर रहा है। अब इसकी मैं कई एग्जांपल्स आपको दे सकता हूँ। अभी हाल ही में देखें आपने
इससे पिछली जो गवर्नमेंट थी उसने कहा जी कि हमने एक्सपोर्ट प्रमोट करनी है तो हम एक नई पॉलिसी लाएंगे, शुरू में असेंबलिंग अलाउ करेंगे मोबाइल फोन्स की या मुख्तलिफ चीज़ों की, और कल को हमने इसको एक्सपोर्ट में लेके जाना, इंडस्ट्री ग्रो करनी है। उस चक्कर में आपके पास 2-3 बड़े इंटरनेशनल नाम भी यहाँ पे आ गए, लेकिन उनके आने के और उनकी इन्वेस्टमेंट के मेरे ख्याल है महज 5-6 महीने के अंदर पॉलिसी के अंदर रोल बैक हुआ। सेकेंडली, जब तक आप किसी पॉलिटिकल फियास्को में रहते हैं, आप हर वक्त एक जंग चल रही है मुल्क में सियासी तौर पे कि इसकी बागडोर इसने संभालनी है या उसने संभालनी है या किसी और ने संभालनी है, उसके अंदर कभी भी सरमायाकारी नहीं होती। आपका जो नॉर्मल सरमायाकार भी था, अगर उसके पास मौका है तो या तो वो जा चुका पैसे लेके बाहर, और वो भी आसानियां हमने प्रोवाइड की हैं। हमने एक तरफ स्टेट बैंक रखा हुआ है, दूसरी तरफ एक्सचेंज कंपनीज हैं, दोनों की प्राइस पैरिटी में इतना डिफरेंशियल है। वो क्यों है? क्योंकि हमारे लोग जो कि वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ ऐवानों में बैठते हैं, उनको अपना भी यहाँ से जो ब्लैक मनी है उसको बाहर भेजने के लिए एक चैनल चाहिए होता है। हमें तमाम मसाइल का हल मालूम है, कंसिस्टेंसी और फोकस की जरूरत है, जिसमें सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, कभी भी आप इस मुल्क की किस्मत का फैसला इस बात से नहीं कर पाएंगे कि हम हर वक्त फॉरेन करेंसी के पीछे भागे या मुख्तलिफ चीजों के पीछे भागे, जब तक फिजिकल डिसिप्लिन नहीं होगा। आपके अखराजात आपकी आमदन से बेपनाह ज्यादा है। दूसरी बात, आपकी पैरेलल इकोनॉमी इतनी बड़ी हो गई है कि अगर मुझसे पूछेंगे तो लोग कहते हैं 50% अनडॉक्यूमेंटेड है। मेरे हिसाब से 2/3 ऑफ योर इकोनॉमी इज अनडॉक्यूमेंटेड। आज की इस हालात में भी आप कभी अपनी एलीट्स को, कभी डीएचएस में जाके, कभी रेस्टोरेंट्स में जाके, शॉपिंग मॉल्स में जाके देखें कि जो लोग किसी टैक्स नेट में नहीं है वो बेदरे खर्च कर रहे हैं। हमें इस इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की जरूरत थी। आपने अगर नादरा जैसा सिस्टम इंप्लीमेंट किया था, उसको ब्रुए कार लाने की जरूरत थी। आपको अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने की जरूरत थी। एक जिद लगी हुई है, प्राइवेटाइज नहीं करेंगे और ब्लीड करते रहेंगे। हम तवानाई के शोबे के अंदर आज तक जो अपना सर्कुलर डेट है उसका मसला नहीं सॉल्व कर सके। ये सारे के सारे वो मसाइल हैं जिनका हल आप किसी भी इदारे के साथ बैठेंगे जो कि माशी तौर पे कॉम्पिटेंट है, या किसी कॉम्पिटेंट आदमी के साथ बैठेंगे, वो आपको उसका हल बताएगा। लेकिन आपको जो विल है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, वो बहुत कम क्या बल्कि ना होने के बराबर नजर आएगी। अब जितनी बातें हमने वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट की, हम जो ग्लोबल एवरेजेस हैं उनसे बहुत पीछे हैं, और उसकी सिंपल सी वजह है, मैंने पिछले 1.5 साल के अंदर पाकिस्तान में मैं शायद बुरा लगूं ये कहते हुए, हम कौन सी फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, कौन से इकोनॉमिक मैनेजर्स की बात कर रहे हैं, फोकस था कहाँ? कहीं फोकस नहीं था, सिवाय स्टेट बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दे दी कि भाई डॉलर नहीं है, और ये ना हो कि आपके रिजर्व जो है वो बिल्कुल डिप्लीट कर जाएं, और आपने किसी भी तरीके से इसको जहां पे है वहां मेंटेन करें। तो उसने एक आर्टिफिशियल तरीके से एलसीज रोक ली, क्योंकि उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं थी। मगर जैसे कि हमारे दूसरे दोस्त ने प्रोग्राम पे कहा कि कहीं पे उस पीरियड को कैपिटलाइज किया कि हम इसकी डायरेक्शन को इस तरफ कर दें, उस तरफ कर दें, और आज के दिन में अब हम बजट पे आ गए हैं, और जहां पे एक मसला ये बना हुआ है कि पॉपुलिस्ट काम करना है कि वोट बैंक इंक्रीज करना है। और मेरा वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं आपको ख्याल बताऊं कि आज के दिन में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये सोच रही है ना कि देयर इज अ पॉपुलिस्ट वोट एंड देयर इज अ नॉन पॉपुलिस्ट वोट, ये बात उससे बहुत आगे चली गई हुई है। मीडिया इतना एजुकेट कर चुका है कि इस वक्त जिसने एक्शन लेना है, सबसे पहले इस मुल्क की जरूरत है कि यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट है जो 5 साल रहे, वो गवर्नमेंट किसी की भी हो, मगर इस हिजान को खत्म होना एहसन इकबाल साहब ने आज कहा है कि कोई भी, मैं बल्कि उनका एग्जैक्ट बयान पढ़ देता हूं, वो उन्होंने कहा कि मुआशी पॉलिसियां 10 साल से कबल नतीजा खेज हो ही नहीं सकती। एहसन इकबाल साहब ने आज फरमाया है। तो खैर ये सवाल उनसे पूछा जाने वाला है कि जब पिछली हुकूमत आई थी तो 1 साल के बाद उन्होंने मईशत की तबाही का राग क्यों लापना शुरू कर दिया था, फिर वो 10 साल इंतजार करते या एटलीस्ट 5 साल तो इंतजार करते। मैं एक सवाल आपसे डॉक्टर साहब मेरा ये है कि आप वैसे जब ओवरऑल इसको देखते हैं, जीडीपी 6% से 0.29% पे कैसे आई, इसकी बुनियादी वजह आपको डॉक्टर अली हसनैन साहब क्या लगती है? देखिए, बातें हमने काफ़ी कर ली हैं कि ये किस तरह सिचुएशन पैदा हुई है, और ये आज की प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपकी ग्रोथ सिर्फ एक वजह से कम हुई है, और अभी हम जो परेशान हैं वो सिर्फ एक वजह से हैं कि हमें बाहर से कर्जे मिलना बंद हो गए हैं। अगर आज आपको आके कोई कर्जा दे दे तो पाकिस्तान में लीडरशिप के अंदर बिल्कुल ज़रा बराबर भी इंटरेस्ट नहीं है अपनी डेस्टिनी को अपने हाथ में लेने का, अपनी रिफॉर्म्स करने का। ग्रोथ भी जो हमारी पुरानी ग्रोथ थी जिसके ऊपर लोग भड़के मारते हैं, वो ग्रोथ इसलिए थी क्योंकि उस वक्त पे कर्जे इनफ्लो कर रहे थे, और फॉर वट एवर रीज़न
जिसके अंदर सबसे जो मेमोरी में सबसे करीब है वो शायद सीपेक है, कि सीपेक एक चाइना का फैसला था, वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना रहे थे, उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों को कर्जे दिए, सिर्फ हम नहीं थे, हम उनमें से एक थे, खुशनसीब थे कि हमारी उनके साथ कुछ थोड़ी अलायंस करीब थी, इंटरेस्ट करीब थे, दोस्ती थी। उन्होंने हमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी और हमने वो सारे लोन्स जो हैं वो ऐसे उटपटांग किस्म के प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगाए कि जिससे आज हम जो बात रिपीटेडली कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट आपकी इंपोर्ट का हाफ है, तो आपकी इकॉनमी कहाँ से चलेगी। हमने कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं लगाए जो हमारी एक्सपोर्ट्स को इनेबल कर रहे हों, और कोई हमने बुनियादी रिफॉर्म्स की तरफ हम आए नहीं हैं। ये बात मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ एहसन इकबाल के साथ कि वो समझते हैं अगर 10 साल के अंदर करेक्शन लानी है, ऐसी कोई बात नहीं है, मसला नियत का है। अगर आप सिर्फ उठा के तारीख पढ़ें तो 91 के अंदर इंडिया के अंदर रिफॉर्म्स आए, उन्होंने 1 साल के अंदर फैसला किया कि वो अपने आप को ठीक करेंगे और अगले साल से बेहतरी आना शुरू हो गई, क्योंकि हमने जो चीज़ें स्ट्रक्चरली ख़राब की हुई हैं। अगर आज ये कामरान साहब ने फरमाया कि आपके पास नादरा एक एंटिटी है जो कि आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मेरे नज़दीक, मेरी नज़र के अंदर ये हमने खुद नहीं शायद किया हो, इसकी बुनियाद रखी हो। आई थिंक उस ज़माने के अंदर वॉर ऑन टेरर चल रही थी और लोगों की शनाख्त करना जो है वो एक स्ट्रेटेजिक भी उसकी एक वैल्यू थी। वो हमारे लिए एक इतनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जब आपकी हर चीज़ जो है वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, आपने सिर्फ मुख्तलिफ डेटाबेसेस को कनेक्ट करना है। और ये मुशर्रफ साहब की हुकूमत से राइट सर, आप डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी और अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। जी सही है सर, किसी की नीयत दिखाई नहीं देती, इंटेंशंस दिखाई नहीं देती। आज अशफाक तौला साहब एक सेमिनार में खुशखबरी सुना रहे थे कि मुझसे ताजिरों ने हमसे कल नई मीर साहब का हवाला दे रहे थे कि उन्होंने वादा कर लिया है कि हम रिटर्न्स फाइल करेंगे और इस पर वो अग्री हो गए हैं। तो आप देखिए कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली हसनैन साहब, कामरान नासिर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, कुछ और चीज़ें उनके सामने रखते हैं और जानते हैं कि उनकी राय क्या है आने वाले बजट के हवाले से। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर मुआशियत हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइए, अभी इकोनॉमिक सर्वे तो कल आएगा हमारे सामने, लेकिन कुछ फिगर्स आ गए हैं। अब उसमें पता चला है कि हमारी जो मुआशी शरह नमू है, GDP ग्रोथ है, ये 0.29% है। हदफ रखा गया था 5% का, 5.01। तो आप बुनियादी वजह क्या देखते हैं पिछले 1 साल में क्या हुआ जिसकी वजह से हमारा हदफ ना सिर्फ ये कि पूरा नहीं हो सका, बल्कि करीब करीब तो क्या दूर दूर भी दिखाई नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा अपना तखमीना ये है कि ये एक्चुअली होगा -2। ये आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे, अभी जो आपको पता है ये तो प्रोविजनल है, आहिस्ता आहिस्ता इसको ये -2 तक बताएंगे। देखिए बिल्कुल सूरत हाल वाज़ेह है। ये है, पहली चीज़ तो ये है कि ये जो माली साल गुजरा इसमें हमने इंपोर्ट्स को कम किया है तकरीबन 21 अरब डॉलर, पूरे आपने सरगर्मियाँ मुंजमद कर दी। तो अगर आप 11 महीने की मैं बात कर रहा हूँ, 21 अरब डॉलर की आपकी इंपोर्ट्स कम हो गई, 17 अरब डॉलर 17 आपका तिजारती खसारा कम हो गया, 10.7 अरब डॉलर का आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया। उसके बाद अगर आप देखें बरामदात में कोई 3.5 अरब डॉलर कमी हो गई। तरसीलात चूँकि रुपए की कदर गिर रही थी, हुंडी हवाले का कारोबार उरूज पर था हुकूमत की सरपरस्ती में, तो तरसीलात में कोई 3.5 अरब डॉलर की कमी हो गई। रुपए की कदर जो 204 रुपए थी अब ये 286 पर आ गई, और खुली मंडी में ये 303 और 300, और 2 दिन पहले ये 317 पर थी। अगर आपको इसी तरीके से देखें तो जो तरक्याती अखराजात हैं उसमें 1500 अरब रुपए का इजाफा हुआ। आपने देखा कि जब मईशत बहरान का शिकार थी तब भी आपने कैबिनेट को एक्सपेंड में एडिशन कर दी। आपके जो टैक्सों की वसूली है उसमें 500 अरब रुपए कम रहा। उसके बाद अगर आप देखें कि जो तरक्याती अखराजात हैं उसमें आपने 300 अरब से ज़्यादा की कटौती कर दी। तालीम और सेहत का बजट कम रखा। फिर आपने सूबों से जो तवक्कुआत लगाई थी जो कि गलत थी, हुकूमत को पता है कि वो फाजिल बजट देंगे, तो वहाँ तो हुकूमत ही बदल गई। लेकिन उससे कतई नज़र जो उन्होंने फाजिल बजट डिक्लेयर किया था चारों सूबों ने, जब आप उसका टोटल करते हैं तो वफाक ने ज़्यादा दिया था, यानी पहले दिन से वो बजट जो है ना बोगस था।
मगर दूसरी बात बड़ी आम मैं बताऊं, बजट तमाशा बन गया हमारे यहाँ। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, 11 जिस वक्त बजट पेश हुआ जून 2022 में, तो उस वक्त जो था उसमें उन्होंने कहा कि अफरात ज़र 11.5% रहेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं जून में 21% था जब बजट पेश कर रहे थे, तो वो 38% आ गया। तो उनको भी पता था कि वो धोखा दे रहे हैं कौम को। बजट खसारा आपको पता ही है ना कि उसका हदफ रखा था 4.9, अब वो 7.5% हो गया। तो खाली ग्रोथ का मसला नहीं है, मसला ये था कि आपने सारी तवज्जो रख दी कि सियासी झगड़े, आईनी झगड़े और मईशत को बेहतर बनाने के बजाय कोशिश ये की कि जो गलतियों की वजह से IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं हो रहा, तो मईशत को सुकेड़ के डिफॉल्ट होने से बचा लें, और यही उन्होंने कहा जी हमारा कारनामा था। हालांकि उसमें ज़्यादा दखल चाइना का है, शायद अमेरिका का भी है, वो नहीं चाह रहे थे फिलहाल हमसे डिफॉल्ट कराएं। तो जब आपकी सरगर्मियाँ ही नहीं हो रही और कोई 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, आपको पता है 24 मिलियन 2 करोड़ 40 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। नहीं डॉक्टर साहब, आप डाउट कर रहे हैं कि जी बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, आप ये डाउट कर रहे हैं कि ये जो 0.29% दिखा रहे हैं ये भी नहीं होगी। आप डाउट कर रहे हैं कि फिगर फजिंग हुई है, ये जो फिगर्स हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन जो साथ ही साथ सनती शोबे की शरह नमू है वो तो खुद दिखाई भी इन्होंने मनफी में है, यानी -2.9 दिखाई गई है, हदफ था 5.9 का। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि क्या हम कर सकते थे, क्या हुकूमत के पास क्या ऑप्शन था या क्या रास्ता था कि ये आज का दिन ना देखना पड़ता है? 1 साल पहले क्या फैसले लेते? बात ये थी कि हुकूमत की पॉलिटिकल विल बिल्कुल नहीं थी, मैं आपको साबित कर सकता हूं, लेकिन मैंने फजिंग का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल नहीं किया कि वो कहेंगे जी ये तो हमारे एस्टिमेट्स हैं मार्च तक के। जब अब लेटेस्ट फिगर आएगी, मैं तो आपको -2 आज बता रहा हूँ, -2 या शायद उससे ज़्यादा। अब आपका सवाल आ गया, सवाल सिर्फ ये पैदा होता है क्या हमारी मौजूदा हुकूमत, साबका हुकूमतें या फौजी हुकूमतें चाहती थी कि मईशत बहाल हो? उसका जवाब है नहीं, मैं आपको साबित कर सकता हूँ। देखिए सबसे बड़ा मसला एक ये है कि आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जब $1 बिलियन की किस्त के लिए पूरे मुल्क को हमने नचाया हुआ है, IMF सुबह शाम किसी को सलाम करें पूछता है जी IMF का क्या हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या आज की तारीख में चोरी के पैसे से, रिश्वत के पैसे से, स्मगलिंग के पैसे से मैं डॉलर खरीदूं, उस डॉलर को फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा कराऊं और कानूनी तरीके से उसको बाहर भेज दूं? तो अगर 1 साल में 15 अरब ये डॉलर जा रहा है, तो मेरा सवाल ये है कि आप किस खुशी में ये इजाज़त दे रहे हैं? यानी हुंडी हवाले को तो आप कहते हैं जी मजबूरी है, आप स्मगलिंग को भी कहते हैं मजबूरी है, हालांकि मजबूरी नहीं है, लेकिन कानून ये बदल करने के लिए तैयार नहीं है कि अगर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कोई साहब अपने बच्चों के लिए तालीम की फ़ीस भेजना चाहते हैं, अखराजा ज़रूर भेजें, खुदा न खास्ता बीमार हो गए इलाज मुआवजा ज़रूर भेजें। इन 2 मकासद के अलावा अगर पाबंदी लगा दें कि मार्केट से डॉलर खरीद के आप पैसा बाहर नहीं भेजेंगे, तो शायद 10-15, हमें सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था 1 साल में 15 अरब डॉलर बाहर गया था, और मैंने जो एस्टिमेट लगाया मैं आपको बता दूं 30 वर्षों में 178 अरब डॉलर बाहर गया है इसी कानूनी तरीके से। 178 बिलियन डॉलर्स आपके कर्जे जो टोटल है 126 अरब डॉलर है, इसको हम चाहते ही नहीं है। हुंडी हवाला अलग है, स्मगलिंग अलग है, ये कानून बदलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? हम आपके पास जब लोग आते हैं बड़े बड़े सियासतदान, तो आप उनसे सवाल करें जनाब कि ये आप कानून क्यों नहीं बदलते? इसलिए कि उनको हुकूमत को गिरा दिया जाएगा। एक दूसरा ये था कि जो आपकी टैक्सेस हैं, अब बजट में आप चले जाएं, बजट तकरीर में एक जुमला लिखा था, मैं आपको बता दूं इसी हुकूमत का, कि 3000 अरब रुपया सालाना की चोरी हो रही है, हम इसको रोकेंगे और इसमें इजाफा करेंगे। अब जो फिगर्स आई है टैक्स GDP की, तो पता चला कि ये चोरी बढ़ गई होती, 1 पैसे का इजाफा नहीं किया। आज की तारीख में हम 8000 अरब रुपया सालाना कम वसूल कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की पोटेंशियलिटी है। हालांकि हमने GST को 17 से 18 कर दिया, और 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बेचारे हैं, उनके पास मोबाइल है लेकिन उनकी आमदनी है 20,000 रुपये महीना, 25,000, आप उनसे 15% टैक्स ले लेते हैं, एडवांस टैक्स, वो एडजस्ट भी नहीं करा सकते। मैं तो करा लेता हूँ क्योंकि मैं रिटर्न करता हूँ। तो करोड़ों खवातीन लोग ऐसे हैं जिनकी 15-20 लाख रुपए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक जी जनाब सही है, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, एक बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए है कि एक तो ज़ाहिर जेब में पैसे नहीं है,
और फिर यह कि बैरूनी कर्जे बहुत अदा करने हैं। कल अशफाक तोला साहब वज़ीर मुमलिकत हैं, मेरे शो में मौजूद थे। मैंने उनसे पूछा कि हमारे पास 4 अरब डॉलर है, हमने एक साल में अदा करने हैं, कम से कम 25 अरब डॉलर कहाँ से आएंगे? उन्होंने कहा कि ये जो सिचुएशन है, पाकिस्तान को पहली मरतबा इस सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ रहा, पहले भी कई मरतबा हुआ है, हम उसमें से निकल आते हैं और हम डिफ़ॉल्ट नहीं करते हैं। और ये तो खैर आप भी डॉक्टर साहब कई मरतबा खुद कह चुके हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, लेकिन उसकी रीजंस पॉलिटिकल हैं और आलमी सियासत को ये सूट नहीं करता। आप उसकी वजूहत कुछ और बताते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि जी ये तो इस सिचुएशन का सामना कि हमारे पास पैसे ना हो और हमने कई अरब डॉलर अदा कर रहे हों, तो ये तो हमारे लिए एक रूटीन की बात है। ये ऐसे ही है सर? 100% गलत है। इतना संगीन सूरत हाल पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नहीं हुई जब आपकी मईशत और आपकी सलामती, रियासत की सलामती, उसको दोनों खतरात लाक हैं। खाली ये बात नहीं है, मैं आपको बता दूं, आपको 25 अरब डॉलर 24 में देने हैं, 25 अरब डॉलर उसके अलावा 25 में देने हैं, उसके बाद 26 में देने हैं। पहले जो थोड़ा बहुत होता था तो अमेरिका को दहशतगर्दी की जंग में आपकी मदद की ज़रूरत थी, वो आप अपने लोग शहीद करा रहे थे, अपने मुल्क में दहशतगर्दी की वारदातें करा रहे थे। अब अमेरिका को आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने IMF को इशारा कर दिया कि ज़रा इनको ठीक करो। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि 2013 से 2016 में हमने इसाक डार साहब वज़ीर ख़जाना थे, IMF की शराइत की 14 मरतबा खिलाफ वर्जियाँ की और 14 दफ़े उन्होंने माफ़ कर दिया। अब वो आपकी आधी गलती भी माफ़ नहीं कर रहे, क्योंकि अमेरिका का उनको हुक्म आ चुका है। अब न्यू ग्रेड गेम के तहत अमेरिका ये चाहता है आगे चल के पहले मईशत को तबाह करें, उसके बाद पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को ख़तरे में लाएं, उसके बाद पाकिस्तान के जो फ्रंटियर्स हैं, यानी आपकी सरहदें खुदा न खास्ता वो ये चाहते हैं कि चीन से ना मिलें, वो आपकी सरहदें अफगानिस्तान से ना मिलें और आपकी सरहदें ईरान से ना मिलें, ताकि आप एक ऑर्डिनरी कंट्री बन जाएं जौहरी खतरा। तो पहले उनको आपकी मदद की ज़रूरत थी, अब वो इंडिया इतनी बड़ी ताकत बन गया और हम पीछे चले गए। अब हमारी अहमियत जो है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जौहरी ताकत और ताकत फौज, इन तीन के अलावा हमारी कोई अहमियत नहीं है दुनिया में। वो उसी को अब वो ज़र्ब लगाने की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने इतनी हिकमत अमली बदल दी है। लेकिन ये कहना कि जी पहले इतनी संगीन हालात कभी माजी में आए थे, कभी आपको पता है कि साबिक सदर मुमलिकत ने कह दिया कि जनाब हम तो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, वज़ीर दफ़ा ने भी कह दिया हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। लेकिन मैं आज एक तस्दीक कर दूँ, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट का हकीकी ख़तरा है आगे चल के 2024 या उसके बाद। लेकिन डिफ़ॉल्ट उस वक्त करेगा जब हुकूमत पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने के लिए खुद तैयार होगी, अमेरिका के दबाव पर, या मईशत इतनी तबाह हो जाए कि आपके पास पैसे ना हो और आप डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। मगर डॉक्टर साहब ये पैसे अब अदा कैसे होंगे? देखें IMF आ नहीं रहा, डॉक्टर साहब IMF हमारे पास आ नहीं रहा, कर्जों की रीशेड्यूलिंग अभी तक तो हो नहीं रही, और रीशेड्यूलिंग अगर हो जाती है उसके बावजूद भी हमने जितने पैसे देने हैं वो भी हमारे पास नहीं है। ये पहिया चलेगा कैसे आगे? बिल्कुल वाज़े, आपकी बात बिल्कुल सही है। पहली बात मैं आपको रिकॉर्ड पे आज बता रहा हूँ, हमें अगले माली साल में 7.5 अरब या उससे डॉलर का कर्जा 3 साल के लिए लाजमन IMF से मिल जाएगा। इसको किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू अब वो हमारे गिरद घेरा तंग करेंगे, तो वो तो पैसा मिल जाएगा। मगर आपकी बात ये बिल्कुल सही है, सिर्फ ये मैं करेक्शन करूंगा कि अब रीशेड्यूलिंग की बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि पेरिस क्लब की वो करा के जा चुके हैं मुशर्रफ साहब, तो दूसरे हमने करा लिए हैं। अब तो आपके चाइना के साथ हैं, आपके IMF हैं, वर्ल्ड बैंक है, वो तो रीशेड्यूल होते नहीं हैं। अब रीशेड्यूलिंग की कोई गुंजाइश आपके पास बड़ी नहीं है, ये मैं बिल्कुल वाज़ेह बता रहा हूँ। अब क्या होगा कि जब 2024 में आप कर्जे अदा नहीं कर सकेंगे तो आप अमेरिका के पास जाएंगे और अमेरिका ये अपनी सियासी कहेगा, माशी शराइत, जैसे मैंने कहा IMF से कर्जा दिलवाएगा, लाजमन दिलवाएगा, लेकिन फिर उसके बाद वो आपके सामने शराइत पेश करेगा कि जनाब आपके ये हालात हैं, आप जौहरी ताकत रखने के काबिल नहीं हैं, हम ये चाहते हैं कि आपका ये जो हालात हैं आप इसको ठीक करें, हम आपकी सरहदों को भी तब्दील करना चाहते हैं ताकि आप कंसंट्रेट कर सकें अपने मुल्क पर। बहुत झगड़े पड़ गए, ये न्यू ग्रेड गेम है। उसको मैं आपको साबित इसलिए करूँ कि नोम चॉम्स्की की उम्र 100 साल है, सारी दुनिया उसको दानिश्वर मानती है। उसने ये कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान की अशराफिया को खरीद लिया है। अब मैं ये सोचूं कि इतनी तबाही बर्बादी आई, आपने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा ये खतरात हैं, लेकिन हुकूमत और आपकी जो तकरीरें, पॉलिसियां, उसमें आपको कहीं ये खतरा नजर आ रहा है जिसका आपने खुद इदराक कर दिया, बड़ा खूबसूरती से किया, हालांकि खतरात उससे ज्यादा हैं। तो चॉम्स्की ये कहता है कि हमने अशराफिया को खरीद लिया है। नंबर 1, हेनरी किसिंगर ने क्या कहा था, बहुत बड़ा आपको पता दानिश्वर था, उसने ये कहा था कि दहशतगर्दी की जंग असल में कब शुरू होगी, जब अफगानिस्तान में ख़त्म हो जाएगी और उसका महवर जो है अफगानिस्तान के बाहर होगा।
ये वो जमाना है जिसमें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान न्यू ग्रेड गेम के तहत IMF FATF, अब देखिए हुकूमत कह रही है, स्टेट बैंक कह रही है, मैं आपको बिल्कुल वाजे बता रहा हूँ कि जनाब हमने इंपोर्टर से कहा कि आप अपने डॉलर खुद अरेंज करें, यानी हुंडी हवाले करें, रुपया गिरा, आपने तस्लीम किया, हुंडी हवाले का कारोबार बढ़ा, तो मनी लॉन्ड्रिंग और क्या होती है? अगर IMF FATF आपको गर्दन से पकड़ता है। डॉक्टर साहब, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म की सिचुएशन है जिसका पाकिस्तान को सामना करना, और अनफॉर्चुनेटली बहुत ही जो रे ऑफ होप जिसे कहते हैं वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है इस वक्त। तो अब पाकिस्तान इसमें क्या सोच रहा है, पाकिस्तान की हुकूमतें क्या सोच रही हैं, और फिर क्या एक ऐसा बजट आ रहा है जो पाकिस्तान के मुफाद में हो, या एक ऐसा बजट आ रहा है जो एक सियासी मुफादात की बुनियाद पर बनाया जा रहा हो जो अगेन पाकिस्तान को मुश्किलात में मुब्तला कर सकता है। तो ये बहुत ही एक परेशान कुन सी सिचुएशन है जो पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।